चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को स्टार्ट करना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग को अभी आज क्या स्टार्ट करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तुमको स्टार्टिंग में बता रखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक जो होता है वो होता है मेल और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फीमेल। और जो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों पेरेंट से गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? गैमेटोजेनेसिस याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता था और एक फीमेल होती थी। एक मेल जो होता था मेल गैमेट बनाता था और फीमेल क्या बनाती थी, फीमेल गैमेट। तो गैमेटो और जेनेसिस का मतलब बनाना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। तो मतलब गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और उससे 2 तरह के गैमेट बनते हैं। देखो, इस तरह का साइन क्या है, मेल, और इस तरह का साइन क्या है, फीमेल। ऐसे पहचानोगे, मान लो कभी ऐसे कर लेना, तो यह लिखा हुआ है तो ये फीमेल हो जाएगा और ऊपर वाला क्या है, मेल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीमेल का साइन और मेल का साइन। तो ये मेल गैमेट बनता था और ये क्या बनता था, फीमेल गैमेट बनता था। क्लियर? अब ये फिर उसके बाद क्या होता था, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या करते थे, फर्टिलाइजेशन करते थे। याद है ना, फर्टिलाइजेशन करते थे। यानी मेल गैमेट और दोनों, ये मान लो कि मेल गैमेट हो गया तो ये फीमेल गैमेट हो गया, मान लो, तो मान लो ये मेल गैमेट हो गया, ये दोनों जाकर फर्टिलाइज होके क्या बनाते थे, जाइगोट बनाते थे। याद है? और इसी जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर? अब चूंकि 2 लोगों का अलग अलग सेल मिल रहा है, मतलब एक आधा डीएनए कहां से आ रहा है, मेल से, आधा डीएनए फीमेल से, तो इन दोनों लोग का कैरेक्टर उस बच्चे में होगा ना। तो यानी कि जो बच्चा होगा ना पूरी तरह से फादर की तरह होगा ना पूरी तरह से मदर की तरह होगा। यानी उसके अंदर वेरिएशन, यानी उनके उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। वेरिएशन विल बी ग्रेटर, तो ये कुछ डिफरेंसेस बताया। ये तुमको क्या बताया, डिफरेंसेस या कुछ जनरल चीजें जिसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या, ये 4 चीजें यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगी। इन 4 चीजों को मिला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। क्लियर? तो नोट्स तुमको मिल जाएगा और नोट्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, बाकी नोट्स तुमको लिखने के लिए कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखा ध्यान से, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन दोनों में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे फंगी हो, जैसे मल्टीसेलुलर की 3 तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर, या तो फंगी होगा मल्टीसेलुलर में, या फिर प्लांट होगा मल्टीसेलुलर में, या फिर एनिमल होगा। यही तो होंगे बेटा। बाकी मोनेरा वाले क्या होते थे, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा वाले क्या होते थे, यूनिसेलुलर। बाकी ये 3 मिनट बच गए जहां पे क्या होते थे, मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर वाले ही जनरली क्या परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्रेशन। तो फंगी का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, एनिमल का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, लेकिन पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इन तीनों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न होता है, ये पैटर्न बहुत सेम होता है। पैटर्न इनके अंदर, पैटर्न ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैटर्न ऑफ व्हाट बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। मतलब एक जैसे ही पैटर्न पे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे इनके अंदर क्या होगा, मान लो फंगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो भी गैमेट बनाएगा, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो भी गैमेट बनाएगा, एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो भी गैमेट बनाएगा। तो मतलब गैमेट तीनों में बन रहा है। अच्छा, गैमेट बनेगा तो फंगी में भी गैमेट बनने के बाद दोनों को मिला के फर्टिलाइजेशन करेंगे, प्लांट में भी दोनों को मिला के फर्टिलाइजेशन करेंगे, एनिमल में भी दोनों को मिला के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो गैमेट का फॉर्मेशन भी तीनों में हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी तीनों में हो रहा है। यहाँ भी जाइगोट बनेगा, यहाँ भी जाइगोट बनेगा, यहाँ भी जाइगोट बनेगा। समझ में आ गई? और जाइगोट को डिवाइड करके यहाँ भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके यहाँ भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके यहाँ भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि चाहे वो क्या हो, प्लांट हो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंगी हो, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है, बात समझ में आती है? नेक्स्ट यहाँ पे समझो कि अब इसको थोड़ा सा तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12 में। तो बेसिकली हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह के ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है, एक प्लांट में और एक एनिमल में। ध्यान से समझिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, ठीक है, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो उसका लाइफ स्पान होता है, क्या होता है बेटा, लाइफ स्पान,
वीडियो देखोगे लाइफ स्पान का तो वहां तुमको पता चलेगा कि लाइफ स्पान जो होता है ये बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का टाइम क्या होता है, डेथ से लेके जैसे जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके और जब तक वो बच्चा एडल्ट होके बूढ़ा होके जब तक मरता नहीं, इस चीज पूरा का पूरा जो टाइम गैप है बर्थ से डेथ के बीच का उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पान। ठीक है, अब इस लाइफ स्पान को प्लांट और एनिमल हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? पहला जो पार्ट होता है प्लांट में, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? वेजिटेटिव। और एनिमल में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जुवेनाइल। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? जुवेनाइल। ठीक है, तो पहला कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव किस में यूज करते हैं? प्लांट के केस में। शब्द का अलग मतलब वही है लेकिन शब्द अलग अलग यूज किए जाते हैं। वेजिटेटिव फेज का मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं और जुवेनाइल फेज का मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनिमल की बात। ठीक है, दूसरा जो फेज होता है वो फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। और इस फेज का नाम चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो दोनों में सेम होगा। ठीक है, और तीसरा जो फेज होता है वो होता है सेमेस्टेंस फेज। क्या होता है बेटा? सेमेस्टेंस फेज। बात समझ में आ गई? रिप्रोडक्टिव फेज, सेमेस्टेंस फेज। देखो पूरे लाइफ स्पान को तीन पार्ट में बांटा, एक वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज, फिर उसके बाद क्या आता है रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में क्या आता है सेमेस्टेंस। वेजिटेटिव फेज के पहले क्या होता है? बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, और सेमेस्टेंस फेज के बाद क्या होता है? डेथ होता है, जनरल फेज। ठीक है, मान के करते हैं। क्लियर? अब सुनना ध्यान से। इसके बाद अब एक एक करके ये जो फेज का मतलब है वो प्लांट में और फेज का क्या मतलब है एनिमल में वो समझेंगे। ध्यान से समझेंगे। phases of life in प्लांट के केस में लाइफ के फेजेस है, एक एक करके क्या मतलब होगा समझिए। वेजिटेटिव वर्ड यूज किया था तो वेजिटेटिव फेज प्लांट के अंदर होता है बेटा, बोलो वेजिटेटिव फेज होता है ना, वेजिटेटिव फेज समझो। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कोई भी प्लांट जब देखोगे तो प्लांट में कितने क्या क्या चीजें तुमको प्लांट में देखने को मिलती है? पहला तो रूट मिलेगा, बोलो। दूसरा क्या मिलेगा? स्टेम या शूट। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा बेटा? लीफ। चौथा क्या मिलेगा बेटा? बोलो फ्लावर। यही तो देखने को मिलता है बेसिकली। एक चीज देखने को मिलती है ना, पहले क्या मिलता है? रूट, स्टेम और लीफ और फ्लावर। ये जो तीन पार्ट होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीफ, इनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। तो यानी कि प्लांट के पूरे लाइफ का वो फेज जिस फेज में प्लांट के अंदर उसके वेजिटेटिव पार्ट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, द फेज ऑफ लाइफ इन द प्लांट in which the development of vegetative parts takes place is known as what? Vegetative phase। यानी कि ये वो phase of life होता है जिसमें the phase of life in which development of vegetative part अपर। सिंपल सी बात है भाई, जब कोई सीड तुम खेत में डालते हो या कोई सीड तुम कहीं पे डालते हो तो सीड जब जर्मिनेट होता है तो प्लांट बनाता है, और उस प्लांट में पहले स्टेम का डेवलपमेंट हो, मतलब प्लांट का लेवल बढ़ेगा, स्टेम बना, जब उसका ब्रांचेस बनेगी, ब्रांचेस में अलग अलग लीव्स बनेंगे, तो रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। तो ये जो फेज होता है जिस टाइम पे प्लांट के अंदर रूट का फॉर्मेशन, स्टेम का फॉर्मेशन, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस फेज को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद दूसरा जो फेज होता है वो क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज।
दूसरा फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज। ये वो फेज होता है जब प्लांट क्या करता है कि नए नए सीड का फॉर्मेशन होता है। प्लांट क्या करता है? नए नए सीड का फॉर्मेशन करता है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में पहला क्या होगा? पहला काम क्या होगा? पहले तो फ्लावर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा बेटा? फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या बनेगा? सीड बनेगा। यही तो होता है। क्लियर? और फिर ये सीड क्या करते हैं? जब हम खेत में डालते हैं तो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो वो प्लांट के लाइफ का वो फेज जहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें फ्रूट का और सीड का फॉर्मेशन होता है, उस फेज को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद जो तीसरा फेज आता है सेनेस्केंस फेज। क्या था बेटा? सेनेस्केंस फेज। ध्यान से सुनो। जो सेनेस्केंस फेज होता है, उस सेनेस्केंस फेज का हिंदी मतलब होता है बुढ़ापा अवस्था। क्या होता है? बुढ़ापा अवस्था। क्या होता है जब सेनेस्केंस फेज प्लांट के अंदर आता है तो प्लांट के जितने भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, पहली बात तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन कौन से बेटा? यहाँ पे जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, उसके बाद रूट हो गया। ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डाई ऑफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब क्या होता है? जो लीफ होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। स्टेम जो होता है सूख जाता है और उसमें सड़ के गिरने लगता है। फिर उसके बाद जो लीव्स होते हैं उसकी जगह वो भी टूट जाता है, उसकी जगह नए लीव्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सिंपल सा मतलब वेजिटेटिव फेज में जिन जिन चीजों का फॉर्मेशन हुआ था उन चीजों का डीके या फिर उन चीजों का शेड ऑफ होना, गिर जाना, टूट टूट के गिर जाना, तो वो उस फेज में होता है सेनेस्केंस फेज। और जब ये सेनेस्केंस फेज आता है तो उसके बाद फिर से क्या आता है? वेजिटेटिव फेज। नए नए प्लांट का, नए नए स्टेम का फॉर्मेशन, नए नए ब्रांच का फॉर्मेशन, नए नए लीफ का फॉर्मेशन, ये सब होता है ना प्लांट के अंदर। तो सिंपल सा मतलब कि प्लांट के लाइफ में तीन चीजें होती हैं लाइफ साइकिल में। पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का सेनेस्केंस, और फिर से क्या होगा? वेजिटेटिव। फिर से रिप्रोडक्टिव, फिर से सेनेस्केंस, फिर से वेजिटेटिव, फिर से रिप्रोडक्टिव, फिर से सेनेस्केंस। इसके लाइफ साइकिल में यही तीन फेजेस चलती रहती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सुनना ध्यान से। प्लांट को उनके फ्लावरिंग के आधार पर तीन पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? तीन पार्ट। जनरली तीन पार्ट। एक जो होता है पेरेनियल प्लांट और एक जो होता है बाइनियल प्लांट। एक क्या होता है? बाइनियल प्लांट। और एक जो होता है एनुअल प्लांट। ध्यान से देखिए। एक जो होता है एनुअल प्लांट, ठीक है। एक जो होता है बाइनियल प्लांट, एक जो होता है बाइनियल प्लांट, और एक जो होता है पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट। ध्यान से सुनिए। एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये जो लाइफ साइकिल है ये बार बार एक साल के अंदर होता रहता है। जैसे मान लो क्या है, जैसे रोज है, रोज का प्लांट, वो हर साल ठंडियों के सीजन में उसमें फ्लावरिंग होती है, हर साल होती है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई मैंगो का प्लांट, उसमें कुछ मैंगो प्लांट में हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल मोजर लगते हैं, हर साल उसमें आम का फ्रूट आता है, हर साल आता है, ठीक है। जैसे मान लो उसमें क्या होगा कि कुछ और डिफरेंट फ्लावर्स के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल सीड का फॉर्मेशन, हर साल फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। मतलब उनमें फ्लावरिंग क्या होती है? हर साल होती है। तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हर साल हो उसको क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग 2-2 साल को, क्या होती है बेटा? 2-2 साल को। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? बाइनियल। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग बहुत लंबे टाइम में, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, या हो सकता है लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग, और वो कब होगी पता नहीं चलता। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? पेरेनियल। क्लियर? तो तीन तरह के प्लांट जिसमें हर एक साल पे या एक साल के अंदर एक कई बार फ्लावरिंग, उसको क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। ऐसे प्लांट जिसमें 2 साल की फ्लावरिंग, उसको क्या कहते हैं? बाइनियल प्लांट। और ऐसे प्लांट जिसमें 2 साल से अधिक साल लगे एक बार फ्लावरिंग करने में, उसको क्या कहते हैं? पेरेनियल। अब ये जो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेस्केंस फेज है, ये फेज एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट में तुम आराम से देख सकते हो। जैसे क्या होगा, जैसे आम होता है, ठीक है, आम का पौधा है, तो कुछ आम के पौधे क्या होते हैं कि एक साल अल्टरनेट फ्रूट देते हैं, ऐसा है ना। तो उसमें देख सकते हो क्या होगा कि 6 महीना हो सकता है उसमें वेजिटेटिव पार्ट, मतलब 6 महीने में नए नए लीव्स का फॉर्मेशन होगा, नए नए स्टेम का, नए नए ब्रांचेस का फॉर्मेशन।
फिर अगले 6 महीने में क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो फ्रूट मतलब डेवलप होता है, गाइड होता है, पकता है, और वो जो भी होता है, ठीक है। फिर अगले 6 महीने में क्या होगा, तो उसमें जो पत्ते फूल पौधे जो भी लगे वो सब गिरने लगते हैं। तो लंबा लंबा टाइम क्या होता है कि 6 महीने 8 महीने का टाइम नहीं लगता है, और फिर क्या होता है, ये 2 साल का टाइम कवर करता है, क्लियर। तो उसमें तुम वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेस्केंस फेज बड़े इजीली देख सकते हो, ठीक है। जो एनुअल प्लांट है उसको और इजीली देख सकते हो, 3 महीना लगा भाई प्लांट में लीफ बनाने में, 3 महीना उसके फ्लावरिंग में लगा, 3 महीने मान लो क्या हुआ, उसको फिर से गिरने में लगा, फिर अगली बार फ्लावर तुम सब देख रहे हो। लेकिन कुछ प्लांट जो पेरेनियल प्लांट होते हैं उनमें इन तीनों फेज का डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे बांस होता है, बम्बू, ठीक है। तो बांस जो होता है वो पूरे लाइफ टाइम में, जब तक 100 साल 150 साल 120 साल जब तक वो जिएगा, पूरे लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगा, समझ में आ गई। तो क्या पूरे तुम 100 साल तक वेट करोगे कि कब इसमें वेजिटेटिव फेज रहा, कब इसमें रिप्रोडक्टिव फेज रहा, कब सेनेस्केंस फेज रहा, वो पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक फ्लावर और एक प्लांट होता है स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना, एक फ्लावर क्या होता है, स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना, जिसको हिंदी में नील कुरंजी कहते हैं। क्या कहता है, नील कुरंजी। ये कहाँ पे होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये हर 12 साल में फ्लावरिंग होती है। कितने साल होती है, 12 साल। यानी कि 12 साल में जो 10-11 साल है वो क्या है, वेजिटेटिव फेज क्या है, 2-3-4 साल क्या है वहां पे रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, फिर क्या है सेनेस्केंस फेज क्या है। तो इतने लंबे लंबे टाइम का वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेनेस्केंस फेज होता है, तो वहां पे ये तीनों फेज को अलग अलग देख पाना क्या है, मुश्किल है। तो सिंपल सा मतलब हमारे एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेनेस्केंस फेज है, इसको डिस्टिंग्विश कर पाना आसान है, वहां अलग अलग देख पाना आसान है। लेकिन पेरेनियल प्लांट में इसको डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो जैसे मान लो आप सुनो यहाँ पे ध्यान से, कौन कौन से कुछ एग्जांपल दिए हुए पेरेनियल प्लांट के, वो तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या एग्जांपल में दिए हुए, कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो पेरेनियल होते हैं और जिनके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव और सेनेस्केंस फेज पहचान पाना आसान नहीं होता। जैसे एक किताब में तुम्हारा एग्जांपल दिया है कि जो बम्बू का प्लांट है, बम्बू का प्लांट है, ये रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है, कौन, बम्बू। और ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2020 के एग्जाम, पता है बेटा, नीट 2018 के एग्जाम, नीट 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है, उस प्लांट का नाम क्या है, बम्बू, बांस का। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये भी क्या है, पेरेनियल प्लांट है, इसके अंदर ना तुम सेनेस्केंस फेज जल्दी पहचान पाओगे, इसके अंदर ना रिप्रोडक्टिव फेज पहचान पाओगे, इसके अंदर ना तुम वेजिटेटिव फेज पहचान पाओगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगता है। इसके बाद एक और एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना, स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना, कुंथियाना, इसका नाम है नील कुरंजी। क्या नाम बेटा, नील कुरंजी हिंदी में कहते हैं। ये जो प्लांट है, ये प्लांट रिप्रोड्यूस एट गैप ऑफ 12 ईयर, 12 साल के गैप पे ये स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना के अंदर फ्लावरिंग होती है, मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन हर 12 साल बाद होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पेरेनियल प्लांट है, क्योंकि भाई एक साल में कई बार होता है एनुअल प्लांट, 1-2 साल में एक बार होता तो बाइनियल प्लांट, और 2 साल से अधिक टाइम लेके अगर हो रहा है तो क्या है, पेरेनियल प्लांट। तो पेरेनियल प्लांट यानी स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना ऐसा एक प्लांट है जिसमें जो फ्लावरिंग होती है वो कितने साल में होती है, 12 साल। लास्ट टाइम पे 2018 में, कब बेटा, 2018 में इसमें फ्लावरिंग हुई है। कब हुआ है, 2018 में। मतलब स्ट्रोबोलिंथस कुंथियाना के फ्लावर कब देखने को मिले थे, 2018 में। अगली बार कब देखने को मिलेंगे, 2030 में। कब देखने को मिलेंगे, 2030 में, 12 साल के बाद। क्लियर, कोई दिक्कत? कहाँ पे, किस जगह पे ये फ्लावर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पाया जाता है केरला के अंदर, दूसरा पाया जाता है कर्नाटका के अंदर, कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका, और तीसरा पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है बेटा, तमिलनाडु में। तो याद रखने के लिए एक ही लिख लेना,
ठीक है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, क्लियर, वहां पे पाया जाता है। और नीले कलर का फ्लावर होता है, किस कलर का फ्लावर होता है, नीले कलर का, तो ये जो दो पेरिनियल प्लांट है, पेरिनियल प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेस्केंस फेज और वेजिटेटिव फेज पहचान नहीं पाओगे, कि बहुत लंबे टाइम के फ्लावर होते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो ये रहा तुम्हारे प्लांट के अंदर तीन फेजेस, प्लांट की पूरे लाइफ के अंदर तीन फेजेस तुम्हारे रहे, जिसमें वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या है और रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है, सेनेस्केंस फेज का मतलब क्या है, ये हमने देखा। अभी हमको फेजेस ऑफ लाइफ इन एनिमल्स देखना, क्या देखना है बेटा, फेजेस ऑफ लाइफ इन एनिमल्स देखना, एनिमल के अंदर फेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन से। पहला हमने वहां पे पढ़ा था क्या बेटा, जुवेनाइल, क्या पढ़ा था बेटा, जुवेनाइल फेज पढ़ा था, अरे बोलो, चलो जुवेनाइल फेज क्या होता है, देखो जुवेनाइल फेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का स्टेज होता है। देखो क्या होता है जुवेनाइल फेज, इट इज द फेज ऑफ लाइफ, द फेज ऑफ लाइफ बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का जो लाइफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या होता है जो जुवेनाइल फेज है, इस जुवेनाइल फेज के अंदर बॉडी के उन सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, या बॉडी के अंदर वो सारे चेंजेस लाए जाते हैं जो चेंजेस या जो डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का, तो उसके मस्टाक्स नहीं होते, ठीक है, उसके बियर्ड नहीं होते, ठीक है, उसके प्यूबिक हेयर्स नहीं होते, ठीक है, उसके जो, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सब क्या है, एक लाइफ के बाद आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अब्सेंस होना जो है वो इस बात का इंडिकेशन है कि जो उस ऑर्गेनिज्म है या जो वो एनिमल है, उस एनिमल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होते हैं और वो सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, मेल्स के अंदर कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, हमारे मस्टाक्स आने लगते हैं, हमारी दाढ़ी आने लगती है, हमारे अंदर प्यूबिक हेयर आने लगता है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होने लगते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस क्या शो करते हैं कि हमारे अंदर हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और सेक्सुअल हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट होने का मतलब होता है कि जो एनिमल है वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो चुका है, कैपेबल हो चुका है। तो देखो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन का सेक्सुअल हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद उनकी मैच्योरिटी पर ही वो सेक्रेट करेंगे, जैसे समझना है। ऐसे मेल का केस ले लो, मान लो मेल का केस ले लो, एनिमल के केस, ह्यूमन के केस में मेल का केस ले लो। इसमें जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस दो चीजें सीक्रेट करता है। पहला ये स्पर्म बनाता है, क्या बनाता है, स्पर्म, और दूसरा एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पांसिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर्मेशन, क्लियर है। यानी कि अगर हमको किसी बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देगा तो हमको उस बात से क्या पता चलेगा कि उस बच्चे के टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया, बोलो, नहीं समझ में। अगर किसी बच्चे के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब मान लो मूंछ आना स्टार्ट हो गया, दाढ़ी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगर ये चीजें हमको ये चेंजेस देखने को मिले और ये चेंजेस कराता कौन है, टेस्टोस्टेरोन, तो यानी कि अगर ये चेंज हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट हो रहा है, और सेक्रेट कौन कर रहा है, टेस्टिस, तो यानी कि टेस्टिस काम करना शुरू कर चुका है। और टेस्टिस अगर काम करना शुरू कर चुका होगा तो टेस्टोस्टेरोन के साथ स्पर्म का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलो। अब बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी तो होगा। तो यानी कि अगर ये टेस्टिस अपना काम करना 12 साल के बाद स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि 12 साल के पहले का जो टाइम था उस टाइम में उस टेस्टिस के अंदर चेंजेस हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही थी, तभी तो जाके बाद में काम करना शुरू किया।
तो ये जो फेज है बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जिसमें तैयारी होती है रिप्रोडक्शन की, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को इस कैपेबल बनाया जा सके तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके, उस फेज को क्या कहते हैं बेटा, जुवेनाइल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जुवेनाइल फेज का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द फेज ऑफ लाइफ इन विच इट इज the phase of life in animals in which changes and development takes place to make individual to make organism capable of reproduction। मतलब कि जुवेनाइल फेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल का लाइफ का वो फेज होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे डेवलपमेंट बॉडी में होते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म हो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए काबिल हो सके, रिप्रोडक्शन करने के लिए काबिल हो सके। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जुवेनाइल फेज समझ में आया तुम्हें। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ कि वो लाइफ का वो फेज जिस फेज में जो ऑर्गेनिज्म हो, लाइफ का वो फेज जिस फेज में जो ऑर्गेनिज्म हो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हो चुका है, रिप्रोडक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हो और रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है लाइफ का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो चुका होता है, तैयार हो चुका होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यानी कि मतलब क्या है कि पहला हमने क्या बनाया, उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के काबिल, जब वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया और अब रिप्रोडक्शन कर सकता है उस फेज ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। तो लिखेंगे इसमें क्या, इसका डेफिनेशन, इट इज द फेज ऑफ लाइफ in which animals or organism can reproduce it is the phase of life in which animals or organism can reproduce। ये लाइफ का वो फेज होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। क्लियर है। अब सुनना ध्यान, एनिमल्स के केस में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज को पहचानने का तरीका होना चाहिए। जैसे भाई हम रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में कैसे पहचानते थे, जब उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता था, तो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज पहचानने का तरीका होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव फेज पहचानने का तरीका क्या होता है कि एनिमल के जो फीमेल्स होती है, क्या होती है बेटा, फीमेल्स होती हैं, इन फीमेल्स के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। जिन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के होने के, रिप्रोडक्टिव साइकिल के प्रेजेंस पे हमको ये बात का पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है। किससे पहचानते हैं बेटा, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो एनिमल दो तरह, एनिमल को दो ग्रुप में बांटा गया, ध्यान समझना। एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया, मैमल्स जो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया। एक जो होते हैं प्राइमेट, क्या होता है बेटा, प्राइमेट, और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट। क्या होता है बेटा, नॉन प्राइमेट। बेसिक डिवीजन है ये, ठीक है, बड़े ऑर्गेनिक मैमल्स को बांटने का। इसमें जो प्राइमेट होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको कहते हैं स्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रस साइकिल। नाम याद रखना,
कि जो प्राइमेट के जो फीमेल्स होंगे उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा उसको क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट के फीमेल्स होंगे उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा क्या कहेंगे, अस्तुस साइकिल। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्या होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और अस्तुस साइकिल, उसको समझते हैं। जब 10th क्लास में तुमने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूटेरस पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? यूटेरस। जहां पे क्या होता था, यूटेरस के अंदर ही जो ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रायोस थे, वो एम्ब्रायो क्या होते थे, इम्प्लांट होते थे और बेबी का डेवलपमेंट यूटेरस में होता था। ध्यान से समझना है आपके स्ट्रक्चर। हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, हम वहीं पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ना है, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल होता है, ध्यान से समझना है। स्ट्रेस साइकिल, जो स्ट्रेस साइकिल होता है, ये स्ट्रेस साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसमें बेटा, नॉन प्राइमेट। किसमें बेटा? नॉन प्राइमेट। ध्यान से समझना। नॉन प्राइमेट का एग्जांपल जैसे मान लो काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है? ये क्या है सर? नॉन प्राइमेट। ध्यान से समझना है। स्ट्रेस साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट। एक को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इसको क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज। नाम याद रखना, मतलब समझ में आएगा। और एक को कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसको क्या कहते हैं? ल्यूटियल। जो फॉलिकुलर फेज होता है, इस फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है बेटा? एस्ट्रोजन नाम का, ठीक है? और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के साथ साथ यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बेटा फीमेल गैमेट का। क्लियर? कोई दिक्कत? किस फेज में होता है बेटा? फॉलिकुलर फेज। और जो ल्यूटियल फेज होता है, इस ल्यूटियल फेज में प्रोगेस्टेरोन नाम का हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। इस नाम का बेटा प्रोगेस्टेरोन। ध्यान से समझना क्या होता है दोनों बात। जैसे क्या होता है कि एक स्ट्रेस फेज हो गया बेटा, स्ट्रेस फेज। जैसे स्ट्रेस साइकिल के अंदर एक फेज होता है स्ट्रेस फेज। क्या होता है बेटा? स्ट्रेस फेज। इसके पहले वाले फेज को हम कहते हैं प्री स्ट्रेस फेज। क्या कहते हैं बेटा? प्री स्ट्रेस फेज। और इसके बाद वाले फेज को कहते हैं मेटा स्ट्रेस फेज। क्या कहते हैं बेटा? मेटा स्ट्रेस फेज। और मेटा स्ट्रेस फेज के बाद और अगले प्री स्ट्रेस फेज के पहले को कहते हैं डाया स्ट्रेस फेज। क्या कहते हैं बेटा? डाया स्ट्रेस फेज। यानी कि जो स्ट्रेस साइकिल है, उस स्ट्रेस साइकिल में कितने फेज हैं? 4 फेज। कौन कौन से? एक स्ट्रेस फेज, इसके पहले का फेज प्री स्ट्रेस, इसके बाद का फेज मेटा स्ट्रेस, और ये जो है वो कौन सा है? डाया। ध्यान से ये दोनों फेज मिलके प्री स्ट्रेस और स्ट्रेस फेज को मिलाकर हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज। क्या कहते हैं? फॉलिकुलर। और जो मेटा स्ट्रेस और डाया स्ट्रेस है, इस फेज को क्या कहते हैं बेटा? ल्यूटियल। क्या कहते हैं? ल्यूटियल। क्लियर? कोई दिक्कत? ध्यान से। होता क्या है कि फीमेल्स जो होती है स्ट्रेस साइकिल, जो फीमेल्स होती है नॉन प्राइमेट, जैसे काऊ मान लो एग्जांपल, क्या मान लो? काऊ। तो काऊ के अंदर क्या होता है कि जब प्री स्ट्रेस फेज चल रहा हो उस टाइम पे गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका फॉर्मेशन बेटा? गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट। गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट, ठीक है? गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। और इसके साथ साथ क्या सीक्रेट होता है बेटा? एस्ट्रोजन सेक्रेशन का, एस्ट्रोजन सेक्रेशन। अब ये एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है, इसी वजह से गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही गैमीट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, हम कहां पहुंच जाते हैं? स्ट्रेस फेज। कहां पहुंच जाते हैं? स्ट्रेस फेज। और जैसे ही स्ट्रेस फेज में गैमीट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे गैमीट क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? गैमीट रिलीज होता है। क्लियर? गैमीट का फॉर्मेशन कहां हो रहा होता है? ओवरी में। कहां हो रहा होता है? ओवरी में। और फिर गैमीट को जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो स्ट्रेस फेज पहुंचने के बाद क्या होता है? गैमीट रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब इसी फेज पर फीमेल गैमीट रिलीज हुआ और इसी फेज पे अगर हमने कहीं से मेल गैमीट यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया,
मेल गैमेट क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। जैसे याद रखो एक चीज समझना, तुम्हारे गांव में देखोगे जब गाय और भैंस होती है, तो गाय या बफेलो जो होती है, पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे 24 आवर्स के लिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलती है, पूरे 24 घंटे बोलती रहेंगी, उनका आवाज निकलता रहेगा, चिल्लाते रहेंगे। वो जो फेज होता है, वो जो टाइम होता है 24 घंटे का, उसी टाइम को क्या कहते हैं, स्ट्रेस फेज। वो इसलिए उस टाइम पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उस टाइम पे उनके बॉडी के अंदर क्या सीक्रेट हो चुका होता है, गैमेट सीक्रेट हो चुका है, गैमेट रिलीज हो चुका होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? और उसी 24 आवर के टाइम में तुम देखोगे कि उनके अंदर सीमेन इंजेक्ट किया जाता है। क्या इंजेक्ट किया है? जो एड्रेनलिन होते हैं वो आके उसके अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, सीमेन। और जैसे ही उसके अंदर सीमेन इंजेक्ट करते हैं 24 घंटे के बाद क्या हो जाती है, उसे चिल्लाना या बोलना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि स्ट्रेस फेज में जो फीमेल गैमेट सीक्रेट हुआ, उसी टाइम पे तुमने क्या कर दिया, सीमेन इंजेक्ट कर दिया, यानी कि मेल गैमेट इंजेक्ट कर दिया, तो मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट का बनना क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और आगे फिर उससे क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन। क्लियर? तो जैसे अब सुनो ध्यान से, एक फॉलिकल होता है, क्या होता है बेटा, फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब समझना कि गोल का स्ट्रक्चर जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, गैमीट का। किसका फॉर्मेशन हो रहा था, गैमीट का। आप समझना कि तो एक फॉलिकल होता है, उस फॉलिकल के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जैसे यहाँ से गैमीट क्या हुआ, निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे, फॉलिकल का कवर। उसी फॉलिकल के कवर को बाद में हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं बेटा, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं उसको, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो अब जो ये कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम ही क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, प्रोगेस्टेरोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? तो इस स्टेज में क्या हुआ कि फॉलिकल से जो गैमेट बना था वो रिलीज हो गया, और गैमेट बना तो रिलीज हो गया, अगर उस टाइम पे सीमेन इंजेक्ट हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रायो का बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से गैमेट निकल चुका था, तो जो फॉलिकल का कवर था वो किसमें बदल चुका है, कार्पस ल्यूटियम में। और वही कार्पस ल्यूटियम मेटास्टेरस स्टेज हो जाता है, जहाँ पे किसका सेक्रेशन होता है, बोलो, प्रोगेस्टेरॉन। किसका सेक्रेशन होता है, प्रोगेस्टेरॉन का। ठीक है। और धीरे धीरे प्रोगेस्टेरॉन फिर से क्या होता है, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तुमने सीमेन इंजेक्ट कर दिया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कार्पस ल्यूटियम तब तक रहेगा जब तक कि वो बेबी का बर्थ ना हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो यहाँ से मेटास्टेरस से लेके डायास्टेरस स्टेज तक कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम फिर से डिजेनरेट होगा, मतलब खत्म होगा, प्रोगेस्टेरॉन का रिलीज बंद हो जाएगा, और यूटेरस के इंटरनल वॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और फिर रप्चर होकर क्या हो जाएगा, सीक्रेट, मतलब उसका उससे रप्चर होकर फिर क्या हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर ही क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस स्टेज को क्या कहते हैं, डायास्टेरस। ध्यान से चीजें समझना, फॉलिकल का फॉर्मेशन और उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्री स्ट्रस। गैमेट जो रिलीज होती है कब होता है, स्ट्रस फेज में। और फिर उसी गैमेट के रिलीज होने के बाद फॉलिकल क्या बना देता है, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोगेस्टेरॉन। तो जब तक कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करेगा, कौन सा स्टेज होगा, मेटास्टेरस। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ, जो इंटरनल वॉल था वो इंटरनल वॉल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर ही, उसको हम क्या कहेंगे, डायास्टेरस फेज। और फिर से फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, प्री स्ट्रस। ये जो साइक्लिक चेंज उसकी यूटेरस में हो रहा है, इसी साइक्लिक चेंज को क्या कहते हैं, स्ट्रस साइकिल। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल फीमेल्स के अंदर प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के ये इंडिकेट करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर वो किस स्टेज में पहुंच चुके हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात सुनना और सुनना ध्यान से। ये साइकिल पूरे साल में क्या कंटिन्यूअसली होता है या किसी सीजन विशेष में होता है, इसके बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं उनको दो टाइप में बांटा गया। जैसे डॉग्स को देखा होगा, डॉग देखा है, डॉग जो है वो रिप्रोडक्शन कब करता है, मतलब डॉग के बच्चे का जन्म कब होता है, ठंडी में। कब होता है, ठंडी में। क्या कभी कभी गर्मी में डॉग के बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है, नहीं। बरसात में रिप्रोड्यूस करते हुए देखा है, नहीं। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने तुमको बताया कि जो गैमीट है वो गैमीट रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम पे ही रिलीज होता है, जैसे वहां पे दिखाया था ना। अरे बोलो, रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगा तभी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और तभी गैमीट रिलीज होगा तो तभी रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है? तो देखो, दो तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते हैं।
एक होता है सीजनल ब्रीडर। क्या होता है बेटा? सीजनल ब्रीडर। और एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस ब्रीडर। ध्यान सुनिए, अगर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरे साल चलता रहा, ठीक है, तो पूरे साल गैमेट का सेक्रेशन होगा, गैमेट का रिलीज होगा, गैमेट का फॉर्मेशन पूरे साल होगा और पूरे साल गैमेट का रिलीज होगा, यानी रिप्रोडक्शन का चांस पूरे साल में रहेगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरे साल चलती है, वो ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन पूरे साल कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच द रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स प्लेस होल ईयर, पूरे साल अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। वो किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सीजनल ब्रीडर में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कुछ सीजन विशेष में ही चलता है। जैसे मान लो कि डॉग है, ठीक है, क्या है? डॉग है। तो डॉग में क्या होता है? बरसात के टाइम पे या बरसात जैसे जैसे खत्म होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे उनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उस टाइम पे गैमेट रिलीज होता है। और उसी टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठंडियों में बच्चा क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। क्लियर है? तो क्या होता है कि सीजनल ब्रीडर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो सीजन विशेष में टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे होता है। इस वजह से उनके बच्चे भी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है एक पर्टिकुलर सीजन में होता है और उनके बच्चे एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरे साल चलता रहेगा और उनके अंदर बच्चों का उनके अंदर जो बच्चे का बर्थ होगा वो पूरे साल होता रहेगा, उनको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो, तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद एक लास्ट फेज बच जाता है जिसको हम कहते हैं सेनेस्केंस फेज। क्या कहते हैं बेटा? सेनेस्केंस फेज। सेनेस्केंस फेज। इसके बाद ध्यान समझो सेनेस्केंस फेज क्या होगा? सेनेस्केंस फेज का मतलब होता है बुढ़ापा। सेनेस्केंस फेज का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। सेनेस्केंस फेज एनिमल्स में भी वैसे होते हैं जब रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लूज कर, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी या कैपेबिलिटी लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है, उस फेज को क्या कहते हैं? सेनेस्केंस फेज कहते हैं। ठीक है? कैसे पहचानेंगे? फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। भाई जब तक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता रहेगा तब तक वो रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, तब तक वो हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही वो साइकिल बंद हो जाएगा और उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेनेस्केंस फेज। उसमें फिर से क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो फंक्शन करना क्या कर देते हैं? फंक्शन करना बंद कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो ये आज के लेक्चर में हमने एनिमल्स और प्लांट के केस उनके फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा। अब अगले जो हमारा अगला जो इसमें जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो पढ़ते हैं।